तो दोस्तों शुरुआत करते हैं 38 टास्क फोर्स पार्ट 2 की। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि जंगडू संगिल के पास खड़ा होकर उससे लाइटर मांग रहा होता है, लेकिन संगिल मना कर देता है क्योंकि उसके पास लाइटर नहीं होता। इसके बाद जंगडू वहाँ से चला जाता है और वो किसी को कॉल करके बोल रहा होता है कि आपका काम हो गया है। रात को संगिल अपने डिटेक्टिव फ्रेंड से मिल रहा होता है जिसका नाम होता है डुगबे। डिटेक्टिव डुगबे बार बार संगिल का मजाक उड़ा रहा होता है क्योंकि वो स्कैम हो गया होता है इस वजह से। फिर डिटेक्टिव संगिल से पूछ रहा होता है कि तुम्हारे हॉल में कई सारे और लोग भी स्कैम्ड हुए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं किसी एक ही लड़के ने सारा काम किया हो, क्या मैं तुम्हारे लिए उसको पकड़ूं? तो फिर संगिल पूछ रहा होता है क्या तुम ऐसा कर सकते हो। डिटेक्टिव संगिल से पूछ रहा होता है कि पहले तुम मुझे वो नंबर दो जिससे कि उसने तुम्हें कॉल किया था। फिर वो नंबर लेता है और वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जंगडू जेल में अपने फादर से मिलने के लिए जाता है। जब वो उनसे बात कर रहा होता है तो फिर उसके फादर उसकी ओर देख रहे होते हैं, ना ही कुछ बोल रहे होते हैं। जंगडू अपने फादर से बोल रहा होता है मुझे माफ़ कर दो, मैं काफ़ी देर से मिलने के लिए आया, लेकिन आप कैसे हो, क्या आप अच्छे से खाना खा रहे हो? लेकिन अभी भी उसके फादर कुछ भी नहीं बोलते। वहीं पास में बैठा हुआ ऑफिसर उसे बता रहा होता है कि तुम्हारे फादर की हालत पहले से काफ़ी अच्छी हो गई है। जंगडू सैड हो जाता है और वो बोल रहा होता है कि फादर इतने साल हो गए मैं आपसे मिला नहीं हूँ, क्या आप मेरी तरफ एक बार भी नहीं देख सकते हो? तभी जंगडू के फादर उसकी ओर देखते हैं लेकिन वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करते और वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। इसके बाद जंगडू भी जेल से बाहर चला जाता है और वहाँ पर किसी आदमी का उसके पास कॉल आता है और वो उससे मिलने के लिए जाता है। जंगडू उस आदमी से एक पार्क में मिल रहा होता है। जब वो उसके साथ में बैठा होता है तो फिर जंगडू देखता है कि आसपास कुछ डिटेक्टिव बैठे होते हैं और वो उनसे पूछ रहा होता है कि ये सारे यहाँ क्या कर रहे हैं। उस आदमी का नाम होता है जेसोंग और वो एक डिटेक्टिव होता है। जेसन कह रहा होता है कि वो सारे अपना काम कर रहे हैं, पहले तो मुझे ये बताओ क्या तुम्हारे फादर ने तुमसे बात करी? जंगडू मना करता है। फिर जेसन बोल रहा होता है कि पहले तुम्हारे फादर काफ़ी बात करा करते थे लेकिन अब वो बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन अब तुम क्या करोगे, क्या तुम्हारे पास कोई जॉब है? जंगडू कह रहा होता है कि मेरे पास कोई जॉब नहीं है लेकिन मुझे किसी ने काम करने के लिए बोला है, इस वजह से मैं वो काम कर रहा हूँ। जेसन कहने लग जाते हैं क्या तुम दोबारा जेल जाना चाहते हो? तभी उस पार्क में एक आदमी आता है। फिर जेसन अपनी टीम से बोलते हैं कि उस आदमी को पकड़ लो। उनकी टीम उस आदमी को पकड़ने के लिए जाती है। जेसंग जंगडू से बोल रहे होते हैं तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे यहाँ तक पहुँचा हूँ? मेरे लिए सिर्फ कॉन्विक्ट ही मैटर करते हैं। और सबसे ज़्यादा मैं नफरत करता हूँ जब वो मुझे कोई एक्सक्यूज बताते हैं कि उनके पास कोई चॉइस नहीं थी और उनकी काफ़ी मजबूरी थी। अगर मैं इन सब चीज़ों के बारे में केयर करने लग जाऊँ तो फिर मैं किसी को भी प्रिजन में नहीं डाल पाऊंगा। तुम मेरे क्लोज फ्रेंड के बेटे हो, इसी वजह से मैं तुम्हें ये सारी बातें बता रहा हूँ। अभी तुम ही देखो कि जिस पर्सन को मेरी टीम ने पकड़ा है उसने एक अमीर औरत के घर से चोरी की थी और उसे ऐसा करना पड़ा क्योंकि वो अपनी वाइफ की सर्जरी करवाना चाहता था। मुझे इस पर दया तो आ रही है लेकिन मैं ये फील नहीं करना चाहता। अगर मैं ऐसा करने लग गया तो फिर इस वर्ल्ड में कोई भी बुरा नहीं होगा। इस वजह से तुम्हें वार्निंग है कि अब से तुम अपनी लाइफ अच्छे से जीना। ये कहकर डिटेक्टिव जे संग वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जंगडू अपनी फ्रेंड मिजू को कॉल करता है और उससे पूछ रहा होता है सेकंड हैंड कार्स के बारे में। अगले दिन संगिल अपने ऑफिस में होता है और बार बार अपनी फ़ोन की ओर देख रहा होता है। वहीं पास में एक आदमी बैठा होता है। तो फिर जो संगी होती है इस आदमी से बोल रही होती है कि तुम्हें वेट नहीं करना चाहिए, हम तुम्हारा टैक्स कम नहीं कर सकते हैं। फिर वो आदमी संगिल के पास जाता है, उसे रिक्वेस्ट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक आदमी पहुँच जाता है जिसका नाम होता है जो सांगजिन। सांगजिन सेक्शन 1 के मैनेजर के पास जाता है और उनसे बोल रहा होता है कि तुम्हें अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, कब तक तुम ये काम करते रहोगे? देखो मैंने भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया है। फिर नोसंग उससे पूछ रहे होते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? सांगजिन कह रहा होता है कि मैं बैक संगिल से मिलने के लिए आया हूँ। नोसंग कह रहा होता है कि वो तो अभी अपने ऑफिस से बाहर गए हैं। सांगजिन मुस्कुराकर बोल रहा होता है कि मैं सेक्शन 1 के संगिल की बात नहीं कर रहा बल्कि मैं सेक्शन 3 के संगिल की बात कर रहा हूँ। फिर सांगजिन संगिल के पास जाता है और उसे अपने साथ बाहर लेकर चला जाता है। फिर वो उसे अपने साथ बाहर लेकर जा रहा था और कह रहा होता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे सस्पेंशन को संभाल लूंगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि जो अमीर लोग होते हैं वो हमेशा से क्वीन एंट्स होते हैं और जो लॉ मेकर्स होते हैं वो मेल एंट्स। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? संगिल बोल रहा होता है क्या मैं बिग एंट हूँ? तो फिर सांगजिन मुस्कुराकर बोलते हैं कि तुम एक सोल्जर एंट हो क्योंकि तुम पब्लिक ऑफिशियल हो। तुम्हारा काम है कि तुम अमीर लोग यानी कि क्वीन एंट्स को गार्ड करो और तुम क्वीन एंट्स पे अटैक करे, जैसा कि कहें कि $50 बिलियन जो टैक्स है वो भी एरियर्स में है। ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तुम्हारे सामने जितने भी लोग हैं ये सारे एंड वर्कर्स हैं और इनकी जो मंथली पेमेंट है वो है $2000। इनके मंथली पे में से 300 टैक्स तुम्हें लेना होगा और ऐसे ही करीबन 16,660 वर्कर होंगे तो फिर तुम्हारा 50 मिलियन टैक्स का जो एरियर है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इनके पास कोई चॉइस भी नहीं है और इन्हें तुम्हें देना ही होगा टैक्स। फिर वो उसे एक होटल के रूम में लेकर जाता है और वहाँ पर उसके सामने बैठा हुआ होता है जिनसुक। जिनसुक मुस्कुराकर संगिल की ओर देखता है और बोल रहा होता है मुझे पता नहीं था कि मेरा अकाउंटेंट सांगजिन तुम्हें जानता है। सांगिल वहाँ से जा रहा होता है लेकिन सांगिल उसे वहाँ पर जबरदस्ती बैठाता है और बोल रहा होता है कि तुम्हें इससे बात करनी चाहिए। जिनसुक सांगिल के सामने पैसे रखता है और उससे बोल रहा होता है कि जो भी हुआ है हम दोनों के बीच में मैं भूलने को तैयार हूँ। तुम ये सारे पैसे ले जाओ और एक अच्छे डैड बन जाओ। सांगिन संगिल से बोल रहा होता है कि तुम्हें पैसे ले लेने चाहिए और हम सबको मिलकर काम करना चाहिए, ये हमारे लिए अच्छा होगा।
संगिल उन्हें देखकर मुस्कुराता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। फिर सांगिल उसके पीछे जाता है और उसे रोकते हैं। संगिल सांगिल से बोल रहा होता है कि ये टैक्स पे नहीं करता, जबकि इसके इतने सारे बार्स और क्लब्स हैं। मेरे पास कोई रीज़न नहीं है कि मैं इसके साथ यहाँ पर खाना खाऊं। सांगिन बोल रहा होता है कि तुम्हें अपने प्राइड को बीच में नहीं लाना चाहिए और तुम्हें पैसे ले लेने चाहिए, इससे तुम दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। संगिल पूछने लग जाता है कि हम टैक्स किससे कलेक्ट करेंगे फिर। सांगजिन कहता है कि तुम्हें वो टैक्स गरीबों से लेना चाहिए, वो सारे ओबिडेंट होते हैं और तुम उनसे आसानी से डील कर सकते हो। संगिल बोल रहा होता है कि आपको पता है कि उन्हें कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। फिर सांगजिन कहता है कि मुझसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उन्हें कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं, तुम्हें भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि ये उनकी किस्मत है। संगिल गुस्से में कह रहा होता है चाहे तुम फेट की बात करो या किसी और चीज़ की, लेकिन तुम उसे डिसाइड नहीं कर सकते, और ये कहकर वो चला जाता है। बाहर पहुंचते ही संगिल के पास उसके डिटेक्टिव फ्रेंड डग बे का कॉल आता है और वो उससे मिलने के लिए चला जाता है। डग बे संगिल को अपने साथ डिटेक्टिव एजेंसी में लेकर जाता है और वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे जो कि गैंगस्टर होते हैं। डग बे उन सबसे बोल रहा होता है कि चलो हम सारी चीज़ें जल्दी ख़त्म करते हैं क्योंकि मुझे भूख लगी है। ये कहने के बाद डग बे उन सबको पीटता है। फिर वो सारे साथ में मील खा रहे होते हैं। उनका जो लीडर होता है वो डग बे से बोल रहा होता है कि जिस नंबर के बारे में पता लगाने को कहा वो रजिस्टर है किसी फॉरेनर के नेम पर। अगर आपको पता करना है बर्नर फोन्स के बारे में तो फिर आपको जाना चाहिए माजंग डोंग। डग बे लीडर से बोलता है कि तुम संगिल को वो एड्रेस टेक्स्ट कर दो, ये वहाँ पर जाएगा। फिर वो एड्रेस टेक्स्ट करता है और संगिल वहाँ से चला जाता है। इधर दूसरी ओर मीजू जंगडू को अपने साथ सेकंड हैंड कार दिखाने ले जाती है। जंगडू एक एक करके सेकंड हैंड कार्स को ड्राइव कर रहा होता है और वापस उन्हें खड़ी कर दे रहा होता है। फिर मीजू उससे पूछ रही होती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। जंगडू पूछने लग जाता है क्या तुम इंश्योरेंस के बारे में जानती हो। मीजू हाँ बोलती है और कहती है कि इंश्योरेंस की वजह से हमारा जो फ्यूचर है वो सिक्योर रहता है। जंगडू मुस्कुराकर कह रहा होता है कि तुम तो आंसर जानते हो। फिर मीजू उससे बोलती है कि जेल जाने के बाद तुम एक कॉवर्ड हो गए हो। जंगडू वहीं पर रुक जाता है और मीजू से कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं जेल ऐसे ही बाहर आया हूँ, मुझे कुछ काम करना है। फिर वो काम के बारे में पूछ रही होती है लेकिन जंगडू उससे बोलता है कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, और ये कहकर वो चला जाता है। संगिल भी दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है। फिर वहाँ पर एक आदमी आता है और उसे एक शॉप पर लेकर जाता है जो कि अंडरग्राउंड होती है। उस जगह पर कई सारे बचेस होते हैं और उनका लीडर भी होता है। तो फिर संगिल लीडर के पास जाता है, उससे बोल रहा होता है कि मैं एक डिटेक्टिव हूँ, मुझे एक क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए क्योंकि मैं उस पर इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ फ्रॉड के केस के लिए। वो सारे लोग मुस्कुरा रहे होते हैं और लीडर उससे बोलता है कि तुम डिटेक्टिव नहीं हो, तुम हमसे बहुत ही पोलाइटली तरीके से बात कर रहे हो, लेकिन डिटेक्टिव ऐसा नहीं करते हैं। अगर तुम्हारे जैसे लोग ऐसे डिटेक्टिव बनकर यहाँ पर आने लग गए तो फिर हमारा बिजनेस तो बर्बाद हो जाएगा। फिर वो अपने आदमियों से बाहर निकालने के लिए बोलता है। तभी संगिल उन्हें रुकने के लिए कहता है और वो लीडर से बोल रहा होता है कि तुम्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो फिर लीडर अपने आदमी से बोल रहा होता है कि रिस्पेक्ट के साथ तुम इसे बाहर देकर आओ। संगिल गुस्से में आता है और चेयर उठाकर लीडर को मारने जा रहा होता है। फिर वो सारे डर जाते हैं, कोने में चले जाते हैं, लेकिन अभी भी उन्हें शक हो रहा होता है। इस वजह से संगिल अपनी पॉकेट में हाथ डालता है और एक्टिंग कर रहा होता है कि वो एक गन बाहर निकाल रहा है। वो लोग संगिल की बात मान जाते हैं और उसे फाइल दे देते हैं। संगिल उसमें से पैम्फलेट निकालता है और उसे अपने डिटेक्टिव दोस्त डगबे के पास लेकर जाता है। जब वो चेक करते हैं तो फिर उसके अंदर 7 अलग अलग नाम के पेपर्स होते हैं। डगबे संगिल से बोल रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इन सारे नंबर को ट्रेस करवा लूंगा, लेकिन मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, हमारे रीजनल इन्वेस्टिगेशन यूनिट में एक ऑफिसर ट्रांसफ़र हुआ है। वो अभी फ़ोन सेलर के केस पे काम कर रहा है। उसने कई सारे डिटेक्टिव एजेंसीज में तलाशी ली और उसे वहाँ पर एक फ़ाइल मिली, और जिस पर्सन से उस डिटेक्टिव को ये फ़ाइल मिली थी वो पर्सन उसे बता रहा होता है कि उसने इस फाइल की कॉपी बनाकर जेल में भेज दी है। संगिल पूछ रहा होता है कि उस फाइल में क्या था। फिर डगबे उसके सामने वो फाइल रख देता है। उसमें कुछ लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है। तो फिर संगिल वो फाइल चेक करता है और उसमें उसका नाम भी होता है एक पेज पर। साथ ही में लास्ट पेज पर जिसका नाम होता है उसे देखकर वो चौंक जाता है क्योंकि वो नाम होता है मानजिनशिक का। जंगडू एक स्टोर में बैठा हुआ होता है और वहाँ से वो एक आदमी को नज़र रख रहा होता है और वो आदमी होता है सांगजिन। फिर वो पास की एक शॉप में जाता है और वहाँ से सूट पहनकर बाहर निकलता है। उसे निकलते हुए देखकर एक लेडी वहीं पर रुक जाती है और उसको घूरकर देख रही होती है। फिर वो कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। सांगजिन अपने ऑफिस में होता है। फिर उसके ऑफिस में सेक्रेटरी आती है और उसे बता रही होती है कि आपसे एक पर्सन मिलने के लिए आया है। फिर सांगजिन बाहर जाता है उस पर्सन से मिलने के लिए और वो होता है जंगडू। जंगडू अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि मेरा नाम है जे वॉन और मैं नेशनल टैक्स सर्विस से आया हूँ। फिर सांगजिन उसे अपने ऑफिस में लेकर जाता है और किसी को मैसेज करके पूछ रहा होता है क्या तुम जे वॉन को जानते हो। जंगडू सांगजिन से बात कर रहा होता है टैक्स के बारे में और उससे बोल रहा होता है मैंने सुना है कि तुमने काफ़ी सारी रिश्वत भी खाई है, ये सारे गवर्नमेंट की इनकम है, लेकिन ये सब तुम्हारी इनकम बन जाती है। तुम्हारे कई सारे क्लाइंट हैं जैसे कि सीईओ बेक्सेंग वू और साथ ही में मानजिन शक, तुमने इन सब की हेल्प की है ताकि ये टैक्स देने से बच सकें। तभी सांगजिन के फ़ोन में मैसेज आता है कि हाँ मैं जेवॉन को जानता हूँ, वो टैक्स रिवेन्यू के ऑफिस में काम करता है। सांगजिन जंगडू से बोल रहा होता है कि तुम्हें अपसेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जंगडू बोल रहा होता है कि मैं अपसेट कैसे ना हूँ, तुम वो सारा पैसा अकेले ले जाते हो, क्यों ना मुझे भी इसमें हिस्सेदारी दो। सांगजिन सुन के खुश हो जाता है और बोल रहा होता है कि अब से हम दोनों साथ में ही काम करेंगे।
कुछ और देर बात करने के बाद जंगडू वहाँ से चले जाता है। फिर वो अपने होटल के रूम में जाता है और वहाँ पर किसी पर्सन से बात कर रहा होता है। इधर डुग बे संगिल को कॉल करता है, उससे बोलता है कि मुझे पता चल गया है कि वो पर्सन कहाँ पर है जिसने कि तुम्हारे साथ स्कैम किया है। फिर वो उसे उसका एड्रेस बताता है और संगिल वहाँ से चला जाता है। इधर जंगडू भी रेडी हो रहा होता है बाहर जाने के लिए। रेडी होने के बाद जंगडू बाहर जा रहा होता है, तभी वो रिसेप्शन पर रुक जाता है और वहाँ पर लेडी से पूछ रहा होता है क्या फ्लैट 4204 के लिए कोई मेल आया है। वो लेडी मना करती है और जंगडू वहाँ से जा रहा होता है। बाहर पहुँचते ही उसकी किसी से टक्कर होती है और वो पर्सन होता है संगिल। जंगडू संगिल को सॉरी बोलता है, तभी संगिल वहीं पर रुक जाता है और उसकी ओर देख रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम तो वही पर्सन हो जो कि मुझे उस दिन मिले थे। जंगडू उसे देखकर मुस्कुराता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर संगिल उसका पीछा कर रहा होता है। जंगडू अपनी कार के पास जाता है और स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाता है। फिर वहाँ पर डुग्बे पहुँच जाता है, वो भी अपनी कार में आया होता है और वो संगिल को पिक करता है। फिर वो दोनों मिलकर जंगडू का पीछा कर रहे होते हैं। डुग्बे उसकी नंबर प्लेट याद करता है, अपनी टीम को बता रहा होता है कि वो सारे मिलकर इस कार का पता लगाएं। काफ़ी आगे पहुंचकर जंगडू उन दोनों को कंफ्यूज करता है और वो अपनी कार चेंज कर लेता है, लेकिन संगिल जंगडू को जाते हुए देख लेता है। फिर वो डुग्बे को बताता है कि वो अपोजिट साइड जा रहा है और वो अपनी कार अपोजिट साइड करते हैं और उसका पीछा करने लग जाते हैं। डुग्बे दोबारा वो नंबर याद करता है और अपनी टीम को बताता है इस कार को पकड़ने के लिए। काफ़ी देर तक पीछा करने के बाद जंगडू अपनी कार रोक लेता है क्योंकि उसके सामने कई सारे डिटेक्टिव की कार खड़ी होती है। फिर वो अपनी कार रिवर्स करता है, उसके सामने खड़ी होती है सिर्फ एक कार और वो होती है डुग्बे की। वो दोनों ही अपनी कार की स्पीड बढ़ाते हैं और एक दूसरे की ओर लेकर जा रहे होते हैं। आखिरी मोड़ पे जंगडू अपनी कार मोड़ता है, उसकी कार की टक्कर हो जाती है एक पिलर से। जंगडू के सर पे चोट लग गई होती है। फिर वहाँ पर डिटेक्टिव आते हैं और वो सारे उसे पकड़ लेते हैं। संगी अपने ऑफिस में होते हैं, उसके पास उसकी फ्रेंड का कॉल आता है और वो उससे बोल रही होती है कि मैंने आज उस फ्रॉस्टर को देखा। संगी कह रही होती है कि तुम किसकी बात कर रही हो, तो फिर उसकी फ्रेंड बोलती है कि मैं जंगडू की बात कर रही हूँ। ये नाम सुनते ही संगी सरप्राइज हो जाती है। इधर संगिल जंगडू डगबे तीनों पुलिस स्टेशन में होते हैं और वहाँ पर डगबे जंगडू की पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है। वहीं पास में संगिल बैठा होता है, तो फिर डगबे जंगडू से बोल रहा होता है क्या तुम इसे जानते हो, इसका नाम है बैक संगिल और ये सेक्शन 3 में है और तुम इसी वजह से कंफ्यूज हो गए हो क्योंकि संगिल जिसे तुम्हें स्कैम करना था वो डिवीज़न 1 में था, ना कि डिवीज़न 3 में। फिर डगबे उसके सामने फाइल रखता है और जंगडू उस फाइल को ओपन करके देख रहा होता है कि जिस संगिल को उसे स्कैम करना होता है वो डिवीज़न 1 में होता है। डगबे पूछ रहा होता है कि तुमने ये लिस्ट क्यों बनाई है, ये सारे लोग कौन हैं, तो फिर जंगडू बता रहा होता है कि ये सारे ईवल हैं। डुग्बे पूछ रहा होता है क्या तुम अच्छे पर्सन हो। फिर जंगडू कुछ भी जवाब नहीं देता। फिर संगिल उससे पूछ रहा होता है कि इस फाइल में एक और पर्सन का नाम है, इसका नाम इस फाइल में क्या कर रहा है। जंगडू आखिरी पेज देखता है और वो नाम होता है जिनशक का। फिर वो संगिल से बोल रहा होता है कि ये भी एक ईवल पर्सन है, क्या आप इसे जानते हो। तो फिर संगिल कुछ भी नहीं बोलता और गुस्से में आ जाता है। जंगडू मुस्कुराकर बोल रहा होता है क्या तुम्हें भी इससे पैसे लेने हैं। डगबे हाँ कहता और बताता है कि करीबन उसे 6 मिलियन टैक्स उससे लेना है। जंगडू कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम उससे इतनी आसानी से पैसे ले पाओगे। फिर वहाँ पर डिटेक्टिव आता है और वो जंगडू को प्रिजन में बंद करने के लिए ले जा रहा होता है। तभी जंगडू डिटेक्टिव को रोकता है और वो संगिल से बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे लिए वो पैसे उससे ले सकता हूँ, मेरे पास एक आइडिया है, क्या तुम उसे सुनना चाहोगे। फिर वो उसकी बात मान जाते हैं, उसका आइडिया सुनते हैं। आइडिया सुनने के बाद उसे कुछ भी नहीं कहते और जंगडू को जेल में बंद कर देते हैं। फिर संगिल और डुग्बे बाहर एक पब्लिक बाथ हाउस में जाते हैं और वहाँ पर नहा रहे होते हैं। तो फिर डुग्बे उससे पूछ रहा होता है कि तुम अभी जंगडू के बारे में सोच रहे हो। संगिल मना करता है। फिर डुग्बे बोल रहा होता है कि अगर तुम उसकी जरूरत नहीं है तो फिर मैं उसे कल प्रोसिक्यूटर के पास लेकर जा रहा हूँ और वो ही उसकी देखभाल करेगा। अगली सुबह सिवॉन टाउन हाउस में जो डिवीज़न 1 का बैक सिंगल होता है उसके पास किसी पर्सन का कॉल आता है। उस पर्सन से बात करने के बाद संगिल टाउन हॉल के डायरेक्टर यानी कि तेवू को कॉल करता है और संगिल के बारे में बताता है। कुछ ही देर बाद संगिल ऑफिस पहुंचता है, तो फिर वहाँ पर जितने भी ऑफिसर होते हैं उसकी ओर देख रहे होते हैं। नो संग संगिल के पास जाते और उससे बोल रहे होते हैं कि तुम्हें यह काम केयरफुल करना चाहिए था। अगर तुम दूसरे लोगों को टैक्स बचाने के लिए पैसे भी लेते हो तो फिर तुम्हें यह ध्यान से करना चाहिए ताकि किसी को पता ना चले। तभी संगिल के पास डायरेक्टर तेवू का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाते हैं एक गोल्फ कोर्ट में। कुछ ही देर बाद वो उनसे मिलने के लिए पहुंच जाता है। तो फिर वहां पर पहुंचने के बाद वो तेवुक से बोल रहा होता है कि मैंने कोई भी ब्राइब नहीं ली है। तेवुक कह रहा होता है कि मुझे अब कोई भी कम्युनिटी बुलाने की जरूरत नहीं है, या तो तुम सस्पेंड हो जाओगे नहीं तो तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा, और अगर तुम माफ़ी मांगना चाहते हो तो फिर तुम्हें जिनसुक से माफ़ी मांगनी चाहिए। वहीं पास में जिनसुक भी होता है। फिर वो वहाँ पर पहुँच जाता है और संगिल से बोल रहा होता है कि तुम माफ़ी मांगना चाहते हो तो फिर मांग सकते हो। संगिल गुस्से में कह रहा होता है इसका मतलब आप दोनों एक दूसरे को जानते हो और आप पहले से इसकी हेल्प कर रहे हो। तेवुक कह रहा होता है कि तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारे फ्रेंड के साथ क्या हुआ था, और शायद उसी रीज़न के पास तुम्हारे साथ भी वही होगा। जैसा तुमने अपने फ्रेंड के साथ किया था वैसे ही तुम्हारे साथ सेम होगा। संगिल कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। फिर वो याद कर रहा होता है कि उसका फ्रेंड उससे हेल्प मांग रहा था और बोल रहा होता है तुम्हें मुझे बिलीव करना चाहिए, लेकिन संगिल उस टाइम पर उस पर बिलीव नहीं करता है।
अगले दिन संगिल अपनी टीम के साथ टैक्स कलेक्ट करने के जाता है एक पर्सन के घर पे जो कि काफ़ी गरीब होता है। जब वो टैक्स नहीं दे पाता तो फिर वो सारे मिलकर उसकी चीज़ों को जब्त कर रहे होते हैं। संगिल वहाँ पर उसकी छोटी बेटी और ग्रैंड मदर को देखता है, इस वजह से वो वहाँ से चला जाता है। बाहर जाते ही उसके पास डब्बे का कॉल आता है और उससे बोल रहा होता है कि मैं जंगडू को प्रोसिक्यूटर के पास लेकर जा रहा हूँ। संगिल कुछ भी नहीं कहता और वो कॉल कट कर देता है। इधर स्टेशन में डब्बे जंगडू को जेल से बाहर निकालता है और फाइल्स लेकर उसे अपने साथ लेकर जा रहा होता है। बाहर पहुंचते जैसे ही वो उसे कार में बैठाता है, तभी संगिल वहां पर पहुंच जाता है और वो जंगडू से पूछ रहा होता है, क्या तुम वाकई में जिनसुक से वो टैक्स ले सकते हो। जंगडू कह रहा होता है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी और तुम्हें जो पैसे चाहिए वो तुम्हें मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहीं ख़त्म होता है ये पार्ट।